हेलो। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट के नाम और बहुत ही शॉर्ट में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया था, क्योंकि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन उन लोगों को देने की आवश्यकता नहीं थी जो बच्चे कॉमर्स पास होकर 12th कॉमर्स पास होकर आए, लेकिन जिन बच्चों का 12th में कॉमर्स नहीं था उन बच्चों को ये बताना ज़रूरी था कि जो आपको पार्ट 1 के सेमिस्टर 1 में जो सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट में उसकी समरी क्या है। तो जैसा अपरिचित व्यक्ति से अपन परिचय करवा लेते हैं, वैसा अपरिचित विषयों से मैंने सभी को परिचय करवा दिया। मेरा मेन सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपको अगर क्लियर हो गए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ये बहुत जल्दी समझना शुरू होगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है क्या नहीं आता, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है क्या नहीं आता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है और क्या नहीं आता, ये आपके आइडियाज़ क्लियर होगी। और बेसिक आइडियाज़ क्लियर होने के बाद हमको समझना बहुत आसान जाता है। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल होने तक यानी ग्रेजुएट होने तक आपको 3 प्रकार के अकाउंटिंग्स पढ़ना है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है ये यहाँ पर लिख के रखा है। आप पहचानते हैं कि हैंडराइटिंग सोनाली मैडम का है और मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। जैसा अपने परिवार में दादाजी सबसे ओल्डेस्ट होते माने जाते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग के सबसे पुरानी ब्रांच है। सबसे पुरानी का मतलब मैंने बता दिया। अपने परिवार में आपके ऊपर पिताजी के ऊपर पिताजी के पिताजी, उनके ऊपर अगर अवेलेबल है तो उनके पिताजी, उसी तरह ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओल्डेस्ट ब्रांच है अकाउंटिंग की, बिल्कुल ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी। दिस इज रियल अकाउंटिंग, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल अकाउंटिंग और एक्चुअल ट्रांजैक्शन। दिस इज रियल अकाउंटिंग। अब रियल क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक। जैसा डैडी ने आपको बोला कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, मेरी सुनेगा नहीं, तो मैं तुझे 2 लगा दूंगा, ये रियल है क्या? नहीं है। पर डैडी ने वास्तव में लगा ही दिया, वो क्या हो गया? रियल। तो रियल अकाउंटिंग का मतलब है वास्तविक
घटनाओं पर आधारित। यहाँ घटना का मतलब है पैसों के व्यवहारों के साथ। जैसा अगर कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट की कोई घटना हो गई तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आएगी, पर घटना है वो। पर उस एक्सीडेंट के बाद उस वर्कर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दिया और कंपनी ने पैसा लगाया, तो कंपनी ने पैसा लगाना है, फाइनेंशियल इवेंट है, वो आएगा। मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए रियल अकाउंटिंग। रियल का अर्थ समझ गए होंगे, वास्तविक। आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त भूख लगने के बाद कॉलेज से घर के लिए निकलते हो और कल्पना करते हो कि आज डैडी ने मम्मी को बताया होगा अच्छी सब्जी बना, बेटा पहले दिन कॉलेज से आ रहा, अच्छी रोटी पतली बना, अच्छी चटनियां बना, वो आपके दिमाग में चल रहा। ये क्या है? इमेजिनरी, काल्पनिक, कल्पना कर रहे आप। पर जब घर पहुंचे तो देखा, जैसे ही आप घर में पहुंचे, मम्मी ने आपके लिए थाली परोस के रखा और उसमें कल रात की रोटी थी। कल यानी बीता हुआ कल रात की रोटी थी और शायद कल की सब्जी थी। ये क्या हो गया? वास्तविक। तो कल्पना से वास्तविकता अलग होती है। तो ये अकाउंटिंग कल्पना पर डिपेंड नहीं है। कल्पना का मतलब है कोई लड़की का नाम नहीं है। कल्पना का मतलब है इमेजिनरी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमेजिन पर आधारित नहीं है, वो रियल पर आधारित है। अब इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। रियल और एक्चुअल एक ही बात है। जब कोई घटना वास्तव में होगी, वो भी पैसों के माध्यम से, तभी उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा जाएगा। जैसा कि मैं एरोप्लेन से, फ्लाइट से बॉम्बे जाऊंगा, ये घटना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आई या नहीं आएगी। लेकिन वास्तव में टिकट निकालकर आप फ्लाइट से बम्बई चले गए और फ्लाइट के लिए जो किराया दिया वो है रियल ट्रांजैक्शन, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। मतलब अभी तक 2 पॉइंट हो गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग और इट इज डिपेंड अपॉन द रियल। दिस अकाउंटिंग इज कंपल्सरी बाय लॉ एंड ऑडिट इज आल्सो कंपल्सरी। यहां पर कंपल्सरी और ऑडिट, यह अकाउंटिंग कानून ने कंपल्सरी किया है, कंपल्सरी किया है। यस, वैसा तो आप चाय की टपरी भी लगाते होंगे और चाय के टपरी में जो इनकम कमाते, उसका भी इनकम अकाउंटिंग आपने करना चाहिए। चाय की टपरी ही नहीं तो आपने कुछ भी बिजनेस चालू किया होगा, यानी सब्जी का हाथ ठेला। हाथ ठेला का मतलब 4 व्हीलर लेके आप घूमते होंगे। वो 4 व्हीलर नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक का दुकान लगाया होगा, कपड़े का दुकान लगाया होगा,
कोई भी बिजनेस करो, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी है, लॉ म्हणजे कानून के अनुसार। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल घटनाओं पर आधारित है और एक्चुअल घटनाएं अकाउंटिंग में लिखने के बाद अकाउंटिंग में से एक्चुअल प्रॉफिट अपने को मिलता है और उस एक्चुअल प्रॉफिट पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है। मतलब इनकम टैक्स लगाने के लिए आपका इनकम मालूम होना जरूरी है। इनकम मालूम होने के लिए अकाउंटिंग लिखना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द कंपल्सरी बाय लॉ। चाहे वो ट्यूशन वाला हो, इवन चाहे वो कॉलेज हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग फाइनेंस, कोई भी बिजनेस हो, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना ही है और वो कानून से कंपल्सरी है। ऑडिट इज आल्सो कंपल्सरी। नाउ व्हाट इज द ऑडिट? AUDIT। ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब है चेकिंग करना। अब चेकिंग दो प्रकार का होता है, प्री इवेंट घटना होने के पहले और पोस्ट इवेंट घटना होने के बाद। तो यहां पर जो मैं ऑडिट शब्द का जिक्र कर रहा हूं, वो ऑडिट का मतलब है चेकिंग करना। और ये पोस्ट इवेंट घटना होने के बाद वो फाइनेंशियल इवेंट, फाइनेंशियल घटना अकाउंटिंग में लिखी जाएगी और ये अकाउंटिंग में लिखने के बाद ये करेक्ट लिखा है कि नहीं, एंट्री उसकी करेक्ट किया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ऑडिटर के पास जाता है। ऑडिटर उसका ऑडिट करता है। ये ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर आपने जो अकाउंटिंग लिखा वो चेक करने वाला पर्सन, उसको बोलते हैं ऑडिटर। और वो जो काम करता है उस काम को बोलते हैं ऑडिट। अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर? इन जनरल, एज पर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर इज ओनली ग्रेजुएशन ऑफ द कॉमर्स फैकल्टी प्लस डिप्लोमा GDC&A, गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ कोऑपरेशन एंड अकाउंटिंग। इतना ही क्वालिफिकेशन ऑडिटर के लिए आवश्यक है। पर ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंतर्गत काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA, ये हमारे कॉमर्स फैकल्टी की बहुत वजनदार डिग्री है और व्यापार में पैसों की वास्तविक घटनाएं होने के बाद हमारे अकाउंटेंट उसको अकाउंट्स में लिखेंगे। फिर वो हर 3 महीने के बाद, बड़ी संस्था होंगी तो हर महीने के बाद, छोटी होंगी तो हो सकता है 12 महीने में एक बार, ये पूरे अकाउंट्स जो लिख चुका है अपना अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरफ जाता है, CA के तरफ। फिर CA अपने जो असिस्टेंट होते हैं ऑडिटर लोग, उनको चेक करने को बोलता है। बिल का अमाउंट, डेट, प्रोसीजर, ये सारा चेक होता है। उसमें कुछ गलती हुई तो ऑडिटर CA को बताते हैं और CA कंपनी के ओनर को रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। तो ऑडिट का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसा कि मैं प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का फाउंडर हूँ, बहुत सारे ब्रांचेस इस ग्रुप के अंतर्गत चलती है। पब्लिक स्कूल बोलो, कॉन्वेंट बोलो, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, CBSE, स्टेट,
हर जगह कैशियर लोग बैठे हैं, हर रोज यहाँ पर पैसे का कलेक्शन होता है, उसके एंट्रीज क्लर्क करता है, अकाउंटेंट करता है। पर ये सारा इन लोगों ने करेक्ट किया कि नहीं किया, ये मुझे कैसा मालूम होगा? मैंने उन पर क्यों विश्वास रखना चाहिए? तो ये विश्वास रखने का ऑडिट यह एक माध्यम है। हर महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 12 महीने के बाद मेरे अकाउंटेंट ने जो अकाउंट लिखे वो मैं चार्टर्ड अकाउंट की तरफ भेजता हूँ, अकाउंटेंट की तरफ। वो चेक करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें हमारी गलतियाँ कुछ है तो पकड़ लेते हैं और उसको हमारे से करेक्ट करवा लेते हैं। तो ऑडिट का अर्थ आप समझ गए होंगे। जैसा कि आपकी तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर आपकी बॉडी का ऑडिट करते, चेकिंग करते कहाँ गड़बड़ है। उसी तरह अकाउंटिंग को चेकअप करने का मतलब है ऑडिटिंग करना। तो ऑडिट की अपर अथॉरिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पॉइंट नंबर 3 पर अपने जिक्र चल रही, दिस अकाउंटिंग इज कंपल्सरी बाय लॉ एंड ऑडिट इज आल्सो कंपल्सरी। मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको अभी बताया उसमें कंपल्सरी क्यों है ये भी समझ गया होगा, ऑडिट क्या ये भी समझ गया होगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चौथा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूं। एवरी ईयर पब्लिश ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी। देखो, पब्लिश का मतलब है उसको सार्वजनिक करना, यानी साल भर में जो ट्रांजैक्शन किए, जो अकाउंटिंग में लिखे, जिनका ऑडिट हो गया, वो ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश करना पड़ता है जनता के लिए। क्यों? कुछ संस्थाओं में, कुछ कंपनीज में जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट रहता है। इसलिए उनको मालूम होना चाहिए कि अपन ने जिस कंपनी में या संस्था में पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना सुरक्षित है, यह उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन डाला है कि ऑडिटेड फाइनल अकाउंट और ऑडिटर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में या एनुअल मैगजीन में या इलेक्शन रिपोर्ट के, इलेक्शन रिपोर्ट का मतलब है इलेक्शन लेने की सूचनाएं जिस रिपोर्ट में दी जाती है उसमें पब्लिश करना कंपलसरी है। इंटेंशन केवल इतना है कि पब्लिक के पैसे का हिसाब पब्लिक को हमने देना चाहिए। लेकिन अगर आपका चाय की टपरी होगी, कपड़े का दुकान होगा, इलेक्ट्रिक का दुकान होगा या ऑयल कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये पब्लिकेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यू आर द ओनली वन इन्वेस्टर ऑफ दैट यूनिट। मीन्स पब्लिकेशन इज कंपलसरी where the public are interested to invest the money in that particular company. Now, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो बिल्कुल आवश्यक है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कैरेक्टर को एक्सपोज का मतलब है बताता है। क्यों? हमें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर साल पढ़ना है। हम 11th में पढ़े, हम 12th में भी पढ़े, अभी पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रियलिटी क्या है ये आपको मालूम होना जरूरी है और वो मैंने बता दिया। अभी मैं सेकंड टाइप का डिस्कशन चालू करूंगा
कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यह ओल्डेस्ट ब्रांच नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद एक दूसरे अकाउंटिंग ने जन्म लिया, बर्थ लिया, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट, COST। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर। आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों के खाने पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा वो लंच या डिनर कॉस्ट कहलाएंगे। कॉस्ट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग के मतलब है उसको लिखना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट, बर्थ और डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसके पहले मैं एक सेंटेंस बताना भूल गया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बर्थ तब हुआ जब वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी और समाप्त होने लगी थी। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। उस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बर्थ हो गया था। कॉस्ट अकाउंटिंग का बर्थ, जन्म कैसा हुआ? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम औद्योगिक क्रांति, यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे प्रथम हुई। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? तो कारखाने के अंदर मशीनरीज का, मतलब यंत्रों का उपयोग होना शुरू हुआ। फिर कैपिटलिस्ट लोगों ने, अमीर लोगों ने, पूंजीवादी लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनरीज परचेस किए, बड़े बड़े कारखाने ओपन किए और अपने कारखाने में वस्तुओं का प्रोडक्शन शुरू किया। जैसा कि मान लो आप इंग्लैंड में हो, इंग्लैंड के किसी एक शहर में रहते हो, आपके दादाजी ने फैन, पंखा बनाने का कारखाना शुरू किया। फिर एक दूसरे व्यक्ति बी ने शुरू किया, फिर और एक व्यक्ति सी ने चालू किया, और एक व्यक्ति डी ने चालू किया। एक ही गांव के अंदर 4 उद्योगपतियों ने फैन, पंखे बनाने चालू किए, वो भी मशीन के द्वारा। तो डेफिनेटली मशीन के द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है और ढेर सारे फैन, पंखे बनना शुरू हो गया। फिर ढेर सारा प्रोडक्शन, पंखा बनना शुरू हो गया, तो बेचोगे किसको? पब्लिक को। प्रोडक्शन तो बढ़ गया और पब्लिक उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी, तो फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ, यानी पंखों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ और पब्लिक की पंखे की डिमांड कम थी। यहाँ पर कंपटीशन चालू हुई। ABCD 4 उद्योगपतियों में कंपटीशन चालू हुई और इस कंपटीशन में अपना फैन, अपना पंखा कितने रुपए में अपन ने बेचना, ये उनको मालूम होना जरूरी था। तो A, B, C और D, इन चारों उद्योगपतियों ने अपना पंखा अपने ही कारखाने में
कितने रुपए में बना या बन रहा, इसकी कीमत ढूंढने के लिए एक अकाउंटिंग चालू हुआ, उनका जन्म हुआ, और वो था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट यानी कीमत। आपके कारखाने में अगर आप कुर्सियां बना रहे हो, चेयर्स, तो प्रत्येक कुर्सी कितने रुपए में बनेगी, इसकी कीमत ढूंढने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म किया गया, जन्म हुआ, और समय के अनुसार वो डेवलप होते रहा। जैसा कि आप खुद लो, आप स्वयं का डेवलपमेंट देखो ना। पहले आप नर्सरी में थे, बैताड़ थे, फिर KG 1 में आए, थोड़ी सी अक्ल बढ़ गई, KG 2 में गए, फिर स्टैंडर्ड 1 में, अभी आप BCom पार्ट 1 में आए, तो आपका डेवलपमेंट हुआ। फिजिकली भी हुआ होगा, मोटे हो गए होंगे, मेंटली भी हुआ होगा। वैसा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ, और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड मिली इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से। मतलब उद्योगों में मशीन का उपयोग होने के कारण। देखिएगा, इन 1904 there was industrial revolution in England, and factory owner want to know the production cost of goods, and for that cost accounting needed। जैसा कि मैंने आपको अभी पंखे का और कुर्सियों का एग्जाम्पल दिया, वैसा। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी एंड ऑडिट and publication of this accounting is also not compulsory। और कारखाने के मालिक हो, कारखाना शुरू किया, कारखाने में फैन पंखे बन रहे, तो आपने आपके कारखाने के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। जैसा आपको खाना खाना कंपल्सरी है क्या? नहीं है, पर खाते हो ना, बेशरम जैसे खाते हो। बेशरम शब्द का प्रयोग क्यों किया? अभी कमाते नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग या कानून ने फैक्ट्री मालिक को लिखना कंपल्सरी बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तक जब लिखना ही कंपल्सरी नहीं, तो ऑडिट करना भी कंपल्सरी नहीं, और उसका पब्लिकेशन करने का प्रश्न ही आता नहीं। तो ध्यान में रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ए कंपल्सरी, ऑडिट इज नॉट ए कंपल्सरी, एंड पब्लिकेशन आल्सो नॉट ए कंपल्सरी। बट इवन देन, फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग किया जाता है, और अकाउंटिंग किया जाता है इसलिए वो सब्जेक्ट अस्तित्व में है। अकाउंटिंग ही नहीं किया गया होता तो सब्जेक्ट अस्तित्व में होता ही नहीं, और ना आपको पढ़ने को मिलता, और ना मुझे पढ़ाने को मिलता। तो कारखाने के मालिक लोग वस्तु की कीमत जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग लिखते हैं, और उसका ऑडिट भी करवाते हैं। ऑडिट क्यों करवाते हैं? इसलिए कि लिखने में कुछ गड़बड़ किया है क्या, यह देखने के लिए। रहा प्रश्न पब्लिकेशन का, पब्लिकेशन होता नहीं, और कंपनी का मालक, कारखाने का मालक वो करता भी नहीं, बिकॉज इट इज ए प्राइवेट अकाउंटिंग। प्राइवेट का मतलब है अपने कारखाने में जो वस्तु बनी वो कितने में तैयार हुई है, पूरे गांव को मालूम होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल किया। वो कंपनी के मालिक को मालूम हो गया, मैंने हो गया। अभी हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर।
but it is a need of factory and it is not depend upon actual transaction. मैंने भी बताया, मैंने बताने के पहले मैडम ने यहां लिखा करके बता रहा हूं कि ये कंपलसरी लिखना नहीं है। मतलब आपको लिखना कंपलसरी है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर भी कारखाने के मालिक इसको लिखते हैं केवल पर्सनल इंफॉर्मेशन करके। और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग इज, देखिए यहां लिखा है, नॉट डिपेंड अपॉन द रियल ट्रांजैक्शन और एक्चुअल ट्रांजैक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग यह वास्तविक घटनाओं पर ही आधारित है, ऐसा कुछ नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी दो प्रकार का होता है, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन शुरू होने के पहले, और पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो प्री प्रोडक्शन जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन शुरू होने के पहले का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इमेजिनरी फिगर्स पर डिपेंड होता है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होता है। पर पोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन होने के बाद का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रियल घटनाओं पर आधारित होता है। अभी प्री और पोस्ट क्या है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पेपर, आपका पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं, आपका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है, सेमेस्टर का पेपर देने के पहले, पेपर को जाने के पहले डैडी मम्मी के सामने बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें मारते हो, मुझे इंग्लिश में या अकाउंट में 90 मार्क मिलने वाले हैं, 80 में से नहीं, 100 में से 95 मिलने वाले हैं। ये सब प्री एग्जाम है। एग्जाम शुरू होने के पहले तुमने डैडी मम्मी को बताया कि मुझे इतने इतने मार्क मिल सकते हैं, मिलने वाले हैं, मिलेंगे, ये तुम्हारा अंदाज हो गया, उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन यानी प्री एग्जाम। और फिर आप एग्जाम देने आए, गए, शाम को घर को वापस आए और फिर भी डैडी मम्मी ने पूछने के बाद अब मुझोरो पेपर बिगड़ गया होगा, फिर भी बड़ी बड़ी बातें डैडी मम्मी के सामने करने लगे। मैंने तो बोला था डैडी कि मुझे 95 मिलेंगे, पर मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं कि 96 मिलेंगे। पर जब 1-1.5-2 महीने के बाद आपका रिजल्ट लगता है और जो मार्कलिस्ट तुम्हारे हाथ में आती है, तब हो गई हो पोस्ट प्रोडक्शन, यानी वास्तव में तुमको जो मार्क मिले वो मार्क आपके मार्क लिस्ट में है। मतलब क्या हुआ, प्री यानी वो घटना होने के पहले, पोस्ट यानी घटना होने के बाद। म्हणजे क्या, मान लो कि आप कारखाने के मालिक हो, वास्तव में बनोगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कुछ लोग होंगे भी। आप एक कारखाने के मालिक हो और आपके कारखाने के अंदर कैमरा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपके प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको बोला कि
अपने कारखाने में एक कैमरा 10,000 रुपये में बनेगा। मतलब प्रोडक्शन शुरू करने के पहले आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने आपको बताया कि आपके कारखाने में कैमरा 10,000 रुपये में बनेगा, और फिर आपने दिमाग लगाया, साला मार्केट में दूसरे कंपनी का कैमरा अपने जैसा ही 15,000 का है, 14,000 का है, तो अपन मार्केट में बहुत धूम मचा देंगे। 10,000 का कैमरा बनेगा अपने कारखाने में, फिर अपन उसको 11-12 में बेचेंगे और पूरे मार्केट में धूम मचा देंगे। सपनों के शहर में ढूंढ रहे थे आप अपने खुद के कैमरे को, हुआ क्या? कैमरे का प्रोडक्शन चालू हो गया आपके कारखाने में, और एक कैमरा 13,000 में बनना शुरू हो गया। आपके मैनेजर ने बोला था 10,000 में बनेगा। ये प्री प्रोडक्शन की बात थी, उत्पादन के पहले। और वास्तव में जब कैमरा बन के आपके हाथ में आया, मैनेजर बोलता है साहब अभी तो 13,000 में बन गया। तो ये हो गई पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन के बाद की कीमत। अब प्री प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 थी, पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट 13,000 हो गई। तो नेचुरली आपके सपने जो थे वो फंस गए। आप कंपटीशन करने निकले थे, अभी कंपटीशन का पावर थोड़ा आपका कम हो जाएगा। तो मुझे कहना है कॉस्ट अकाउंटिंग भी प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का होता है। आपको बीकॉम तक है ना, फाइनल तक जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है वो पोस्ट प्रोडक्शन पढ़ना है। एक टेंडर नाम का चैप्टर छोड़कर पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन होने के बाद। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, एमकॉम, एमबीए और सीए, आईसीडब्ल्यू के एग्जामिनेशंस में कोर्स में है। मैंने आपको बता दिया कॉस्ट अकाउंटिंग की भी दो प्रकार है, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। देखिए जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेन व्यक्ति होता है वो होता है, उसका जनरली कंपल्सरी नहीं, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग लिखने के लिए गवर्नमेंट ने तो फिक्स नहीं किया, पर कारखाने के मालिक लोग उसको लगाते हैं जिसका क्वालिफिकेशन ICWA, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट। इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, वर्क्स यानी क्या? वर्क्स यानी फैक्ट्री। तो ये स्पेशलाइज कोर्स है फैक्ट्री के लिए, और ये जनरल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ये कई कानून से कंपलसरी नहीं है। ये लिखने के लिए सीए होना, रोल लिखने के लिए ICWA होना, लेकिन प्रेफरेंस इनको दिया जाता है। इक्विवेलेंट डिग्री है लगभग, जितना डिफिकल्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है उतना ही कोर्स डिफिकल्ट है ICWA का। पर सीए को डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ICWA को इस कोर्स की डिमांड थोड़ी सीए के कंपैरिजन में कम। तो बच्चों मैं ये समझता हूं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया होगा।
अभी हम तीसरा अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप देखोगे।